सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11 के स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बर्थ, जो कि लिखी गई है एजे क्रोनिन के द्वारा। और ये एजे क्रोनिन की नोवेल से लिया गया एक छोटा सा अंश है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से एक यंग डॉक्टर ने एक मरे हुए बच्चे को पुनर्जीवित कर दिया, यानी कि मरे हुए बच्चे में जान डाल दी। तो ज़्यादा समय लगाते हुए चैप्टर करते हैं स्टार्ट। लेट्स बिगिन द चैप्टर। एंड्रयू मेसन एक यंग डॉक्टर था जो कि अभी अभी मेडिकल स्कूल से पास होकर आया था और वह डॉक्टर एडवर्ड पेज के यहाँ पर असिस्टेंट के रूप में काम करता था। उनका चिकित्सालय वेल्च के ब्लेनेली नामक एक छोटे से नगर में था और ये एक ऐसा नगर था जहाँ पे अधिकतर लोग खानों में काम किया करते थे। जहाँ पर डॉक्टर का चिकित्सालय था उसे ब्रिन गोवर के नाम से जाना जाता था। एंड्रयू अपने चिकित्सालय के आसपास ही रहा करता था। अब इनसे मिलिए, इनका नाम है जो मार्गन, जो कि इसी नगर में रहते हैं और ये बहुत ही हट्टे खट्टे शरीर वाले व्यक्ति हैं और ये खानों में एक डीलर का काम करते हैं और अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। और इनके विवाह हुए लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी दुख की बात यह है कि इनका कोई भी बच्चा नहीं हुआ है और अब 20 साल के बाद इनका बच्चा होने वाला था। इनकी वाइफ का नाम है श्रीमती मार्गन, जो कि अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी। लगभग आधी रात हो गई थी। एंड्रयू क्रिस्टिन नामक एक लड़की से प्यार करता था और उस शाम उससे कुछ वाद विवाद हो गया था जिसके कारण वह अपसेट हो गया था और अपने घर वापस आ गया था। उसने देखा कि मार्गन बहुत ही बेचैनी के साथ उसका इंतजार कर रहा था और डॉक्टर को देखकर मार्गन के चेहरे पर राहत का भाव आ गया, यानी कि उसको राहत मिली। और उसने डॉक्टर से कहा कि वह 1 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा है, यानी कि वेट कर रहा है। और उसने ये भी कहा कि उसकी पत्नी को डिलीवरी होने वाला है, जो कि ऐसा लग रहा है कि वह समय से पहले ही बच्चे को जन्म देगी। एंड्रयू अपना बैग लेने के लिए घर में अंदर गया और दोनों इकट्ठे मार्गन की घर की तरफ चल दिए। एंड्रयू से बहुत ही कमजोर और थका हुआ महसूस कर रहा था और उसे इस बात की चिंता हो रही थी कि यह काम वो सफलतापूर्वक कर पाएगा या नहीं, और अगर ये ना कर पाया तो उसका भविष्य ब्लेनेली में, यानी कि उस जगह पर बहुत ही प्रभावित हो सकता था। जब वे 12 नंबर वाले मकान के दरवाजे पर पहुंचे तो मार्गन दरवाजे के बाहर रुक गया। उसने कहा कि वह अंदर नहीं जाएगा और उसकी आवाज़ में बहुत ही घबराहट और चिंता दिखाई दे रही थी। जब उसने डॉक्टर से कहा, मुझे पता है कि आप हमारे लिए ठीक ही करेंगे। अंदर एक नैरो सीढ़ी थी, यानी कि पतली सीढ़ी थी, जो कि ऊपर की तरफ छोटे से बेडरूम की ओर जाती थी। जब डॉक्टर ऊपर गया तो वहाँ पे सिर्फ एक तेल से जलने वाला लैंप जल रहा था और वहाँ पे श्रीमती मार्गन की माँ, यानी कि वही औरत जिनकी डिलीवरी होने वाली थी, उनकी माँ भी वहाँ पर मौजूद थी, जो कि 70 वर्ष की हो गई थी। उनके लंबे लंबे सफ़ेद बाल थे। साथ ही साथ वहाँ पे एक दाई भी मौजूद थी और दोनों औरतें एंड्रयू के चेहरे के भावों को गौर से देख रही थी जब वे कमरे के इधर उधर चक्कर काट रहा था। और कुछ पल के बाद श्रीमती मार्गन की माँ ने कहा, डॉक्टर, मैं आपके लिए एक चाय का प्याला बना देती हूँ। एंड्रयू थोड़ा सा मुस्कुरा दिया और उसने देखा कि वह वृद्ध स्त्री अनुभव में बुद्धिमान थी। वे जानती थी कि वहाँ पर उसे कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा और इस बात से डर रही थी कि कहीं ये डॉक्टर कुछ बहाना करके भाग न जाए, क्योंकि बात यहाँ पर बहुत ही गंभीर थी। तभी एंड्रयू ने कहा, माँ चिंता मत करो, मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। वह नीचे रसोई घर में गया और वहाँ पे चाय पी, जो कि उस वृद्ध महिला ने उसके लिए बनाई थी, क्योंकि वो बहुत ही थका हुआ था और वह जानता था यदि वह अपने घर चला गया तो वहाँ पर वह आधे घंटे भी नहीं सो पाएगा। और वह यह भी जानता था कि जिस महिला की डिलीवरी होने वाली थी उसको देखना बहुत ही ज़रूरी था। और अंत में उसने डिसाइड किया कि जब तक वह अपना काम पूरा नहीं कर लेगा तब तक वह वहाँ से हिलेगा नहीं। 1 घंटे बाद वह दोबारा सीढ़ियों के ऊपर गया और उसने देखा कि अब स्थिति में कुछ सुधार हुआ है या नहीं, और वह फिर एक बार दोबारा से नीचे आ गया। वह रसोई घर वाली आग के नज़दीक बैठ गया और उसे मार्गन के पैरों के अलावा और कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि मार्गन बाहर गलियों में चक्कर काट रहा था, क्योंकि वह अपनी वाइफ को लेकर बहुत ही परेशान और चिंतित था। और वह वृद्ध औरत एंड्रयू के सामने की तरफ बैठी थी और लगभग बिना हिले डुले वहीं बैठी रही और उसकी आंखें एंड्रयू के चेहरे से बिल्कुल हटी नहीं रही थी। और एंड्रयू अपनी गर्लफ्रेंड यानी क्रिस्टिन के बारे में सोच रहा था। और अंत में सीढ़ी के सबसे ऊपर वाले पैदान से नर्स के द्वारा उसके बुलाने की आवाज़ सुनाई दी और एंड्रयू ने घड़ी की तरफ देखा और इसमें 3:30 बज रहे थे और वह उठकर ऊपर बेडरूम में गया
और उसने देखा कि अब काम शुरू करने का समय आ गया था, यानी कि सही समय आ गया था और 1 घंटा बीत गया था और ये घंटा जो बीता था ये बड़ी ही मुश्किल से बीता। अब सुबह हो गई थी और सुबह की पहली किरण दिखाई दी और इस समय बच्चा पैदा हो गया था, लेकिन वो बेजान था, यानी कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। और जब एंड्रयू ने उस मरे हुए बच्चे को देखा तो उसके पूरे शरीर में भय की कपकपी छा गई और वह बहुत ही डर गया। और उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि उसके द्वारा इतनी मेहनत करने के बावजूद भी बच्चा जो है वो मरा हुआ पैदा होगा। और उसका चेहरा जो उसके द्वारा जोर लगाते रहने के कारण गर्म हो गया था, अचानक से बर्फ़ की तरह ठंडा हो गया। यानी कि एंड्रयू का शरीर अब ठंडा पड़ चुका था, क्योंकि उसने बहुत ही मेहनत करी थी और उसका शरीर पहले गर्म था, लेकिन अब जो है जब बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, ये सुनते ही उसका शरीर जो है वो पूरा ठंडा पड़ गया। अब समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि अब माँ की हालत भी बिगड़ते ही जा रही थी और अब उसके पास 2 ऑप्शन थे कि वह बच्चे को बचाए या फिर माँ को, क्योंकि माँ भी बहुत ही गंभीर हालत में आ चुकी थी और अब वह फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो बच्चे को जीवित करे या फिर माँ को। और ये सब देखते हुए उसने बच्चे को नर्स को पकड़ा दिया और अपना ध्यान मार्गन की तरफ, यानी कि उसकी पत्नी की तरफ लगाया, जो कि बेहोश पड़ी थी और जिसकी नब्ज जो है लगभग चलना बंद हो गई थी। उसने उसे एक टीका लगाया, यानी कि एक वैक्सीन लगाई और कुछ मिनटों तक जोरदार प्रयत्न किया ताकि उसकी दिल की ताकत वापस आ जाए। अब इतनी मेहनत के बाद माँ के दिल में ताकत आ जाती है और अब वह उसे सुरक्षित छोड़ सकता था। अब एंड्रयू ने नर्स की तरफ घूमते उससे पूछा, बच्चा कहाँ है? और दाई ने घबराते हुए इशारा दिया और उसने बच्चा चारपाई के नीचे रखा था। यहाँ पर एंड्रयू बहुत ही फुर्ती से अपने घुटने के बल आ गया और चारपाई के नीचे की तरफ गंदे अखबारों में से टटोलते हुए उस बच्चे को खींच बाहर निकाला। और ये एक लड़का था जिसके अंग पूरी तरह से बने हुए थे, लेकिन उस बच्चे का शरीर अभी भी गर्म था और सफ़ेद था और बहुत ही सॉफ्ट सा भी था। वो बच्चा जो है बहुत ही कोमल सा था और उसका सिर जो है वो उसकी पतली सी गर्दन से लटक रही थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें मानो हड्डियां हो ही ना। और जब एंड्रयू ने उसे देखा तो वो तुरंत जान गया कि ये एस्फिक्सिया वाली स्थिति है जिसमें श्वास का आना बंद हो जाता है और वह तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मुझे गर्म पानी और ठंडा पानी ला के दो, उसने नर्स से कहा, और 2 बेसिन्स भी, जल्दी, एकदम जल्दी। और उसने कंबल लिया और बच्चे को इसके ऊपर डाल दिया। फिर उसने रिस्पायरेशन वाली कुछ विधियां स्टार्ट कर दी और बेसिन्स आ गई और एंड्रयू ने एक बेसिन्स में ठंडा पानी डाला और दूसरे में पानी मिला के डाला और इतना गर्म किया कि उसका हाथ सहन कर सके। फिर वो पागलों की तरह उस बच्चे को एक बेसिन से दूसरे बेसिन में डालने लगा और ये विधि उसने लगातार करनी स्टार्ट कर दी। और एक बार वह इसे बर्फ़ के जैसे ठंडे पानी में डाल देता और फिर उसे गर्म पानी में डाल देता और 15 मिनट बीत गए। पसीना अभी भी बहकर एंड्रयू की आंखों में आ रहा था। वह हाफते में सांस ले रहा था, लेकिन बच्चे के शरीर में कोई भी सांस नहीं आई थी। अब एंड्रयू बहुत ही डर चुका था और धीरे धीरे वह आशा खोते जा रहा था। तभी उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी तरफ दाई देख रही थी और एक बूढ़ी औरत कब से अपने पोते का इंतज़ार कर रही थी और साथ ही साथ उसकी माँ भी इस आशा में थी कि उसका बच्चा होगा, वो भी जीवित। और एंड्रयू अब धीरे धीरे अपनी आशाएं खोते जा रहा था और उसको ये लग रहा था कि ये सारी मेहनत अब बेकार जाएगी, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। फर्श अब पूरी तरह गीला हो चुका था और गंदा हो पड़ा था और वह तौलिया जिसके ऊपर एंड्रयू ने बच्चे को उठाया था वह भी पूरा गीला हो चुका था और बच्चा इतना गीला हो चुका था और फिसलने वाला हो चुका था कि वह लगभग एंड्रयू के हाथ से नीचे गिर गया और ये बिल्कुल ही अजीब सी सफ़ेद मछली की तरह दिखाई दे रहा था। और जब बच्चा पानी में गिरा तो दाई ने कहा, डॉक्टर ध्यान से, ये अभी भी पैदा हुआ है। एंड्रयू ने उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया और आधे घंटे से लगातार प्रयत्न किया और एक आखिरी बार कोशिश करी। उसने बच्चे को खुरदरे तौलिए से रगड़ा और अपने दोनों हाथों के साथ उसकी छोटी सी छाती को दबाया और फिर उसे छोड़ा और उसने उस कोमल से शरीर वाले बच्चे को जिंदा करने की पूरी कोशिश करी। और फिर मानो एक अजूबा सा हुआ, छोटी सी छाती ने तनिक से सांस ली, फिर एक और एंड्रयू ने ये काम लगातार जारी रखा और बच्चे ने गहरी और फिर और गहरी सांसें लेना स्टार्ट कर दी। बलगम का सारा बुलबुला छोटी सी नाक से बाहर आ गया और अंग अब हड्डी रहित नहीं रह गए थे, यानी कि उसमें जान आ गई थी और उसका शरीर अब लटक नहीं रहा था। उसकी त्वचा अब गुलाबी हो चुकी थी, जो कि पहले सफ़ेद थी। और फिर उस बच्चे ने रोना स्टार्ट कर दिया और क्या ही सुंदर आवाज़ थी ये। हे स्वर्ग में रहने वाले ईश्वर, नर्स ने खुशी के आंसू गिराते हुए कहा, ये जीवित हो गया, इसमें जान आ गई। एंड्रयू ने बच्चे को नर्स को पकड़ा दिया और खुद कमज़ोर और
स्तब्ध यानी कि बिल्कुल खामोश हो गया। उसके चारों तरफ कमरे में सभी तरफ कचरा फैला हुआ था और चारपाई के ऊपर माँ अभी भी बेहोशी की हालत में थी और लेकिन उसके हाथ जुड़े हुए थे और उसके होंठ बिना कोई आवाज़ किए हिल रहे थे और वह प्रार्थना कर रही थी अपने बच्चे के लिए। एंड्रू ने अपनी जैकेट पहन ली और कहा, नर्स, मैं अपना बैग बाद में मंगवा लूँगा। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा और पानी का एक लंबा घूंट पिया और उसने अपना कोट और हैट उठाया और घर चल दिया। बाहर की तरफ उसने पटरी पर खड़े हुए जो को देखा। उसके चेहरे पर तनाव और आशा की झलक थी। सब ठीक है जो? एंड्रू ने कहा, दोनों बिल्कुल ठीक है, यानी कि माँ और बच्चे दोनों ही अब ठीक हैं। और अब काफ़ी प्रकाश हो गया था, यानी कि सुबह हो गई थी। लगभग 5 बज चुके थे। कुछ खनिक पहले ही गलियों में दिखाई देने लगे थे। जब एंड्रू उनके साथ चला जा रहा था तो वह अपने मन में सोच रहा था, मैंने आज कुछ किया है, हे ईश्वर, मैंने आखिर कुछ असल में काम किया है। और देखा आपने, तो इस चैप्टर के माध्यम से हमें यहाँ पे सीखने को मिला कि लाइफ में आपका काम जो भी हो उसको आप बखूबी निभाओ। तो आशा करते हैं आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा और अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।